Hello everyone, this is Pankaj Gupta and here we are going to discuss the paper of physics paper 1 of JEE Advanced 2022. So let's begin. Question number 1 from gravitation. इसमें given है two spherical stars A and B have density rho A and rho B respectively. A and B have the same radius and their masses are MA and MB are related by MB equals to 2 times of MA. MB equals to 2 times of MA. It is given. Due to an interaction process, star A loses some of its mass so that its radius is halved while the spherical shape is retained and its density is rho A. Okay. The entire mass lost by A is deposited as a thick spherical shell on B, the density of shell being rho A. Okay. If VA and VB are the escape velocities from A and B after the interaction process, then we are given that the ratio VB upon VA that is equals to this. Okay. तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास दो स्टार्स गिवन है, दोनों का रेडियस सेम है. इसका भी रेडियस कैपिटल आर है और दूसरे वाले का रेडियस भी कैपिटल आर है. आपको गिवन है इसका मास एम ए और इसका मास एम बी है और क्वेश्चन में गिवन है आपको एम बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एम ए. ओके. अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इसकी जो डेंसिटी है रो ए और रो बी गिवन है. ठीक है. तो अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों का वॉल्यूम सेम है. तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ए और डेंसिटी ऑफ बी लिख दिया है. ओके. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो स्टार ए है उसका कुछ मास यहाँ से लूज हो जाता है और वो इसके ऊपर डिपॉजिट कर जाता है और जिसकी वजह से इसका रेडियस हाफ हो जाता है. ठीक है. तो स्टार ए का रेडियस हाफ हो जाता है. इसकी डेंसिटी आपको गिवन है दैट इज एम ए अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब. तो अगर इसका रेडियस हाफ हो जाएगा तो इसका मास कितना होगा देखिए. तो ए का जो मास बचेगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई, इसका रेडियस हाफ हो गया है r/2 का होल क्यूब. तो अगर हम यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसका मास जो है दैट इज ma/8. ओके. तो जो हमारा फर्स्ट स्टार है उसके ऊपर कितना मास है दैट इज ma/8. ओके. और इसका जो मास यहाँ से जो लूज किया है वो इस सेकेंड स्टार के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है. तो देखिए कितना मास डिपॉजिट होगा. तो इसका मास ma था और ma/8 बचा है तो उसमें से हमारे पास 7 ma/8 ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया यहाँ पे. ठीक है. तो अब हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि जब ये डिपॉजिट होगा तो इसका टोटल रेडियस कितना हो जाएगा. तो कैपिटल आर बी का रेडियस ऑलरेडी था और इसमें डिपॉजिट होने के बाद मैंने टोटल रेडियस मान लिया दैट इज r1. ओके. अब कितना मास डिपॉजिट हुआ है दैट इज 7 ma/8. तो देखिए ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वॉल्यूम कितना है दैट इज 4/3 पाई r1 क्यूब. ये बाहर वाले पार्ट का वॉल्यूम माइनस या अंदर वाला वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई r क्यूब. इसको हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इक्वेट कर दिया इसका मास है 7 ma/8. ओके. और यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास रिलेशन आ रहा है. हमने यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसके करस्पॉन्डिंग जो r1 और कैपिटल R रेडियस है उसमें हमारे पास रिलेशन आ रहा है दैट इज 15 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2. ये हमारे पास रिलेशन है दैट इज r1 अपॉन कैपिटल R. मतलब ये बाहर वाला टोटल रेडियस कितना होगा जब ये ऊपर एक थिक शेल बना लेगा. ठीक है. अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन है उसके करस्पॉन्डिंग हम इन दोनों स्टार्स के ऊपर एस्केप वेलोसिटी एस्टिमेट करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो स्टार ए है उस पे एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि वो हमारे पास ma/8 मास का और रेडियस उसका r/2 है तो हमने एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लिया दैट इज 2gm/r.
ओके। तो इसका जो मास है वो m/8 ma/8 है और रेडियस हमारे पास r/2 हो गया, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने पर हमारे पास स्टार ए पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टार है उसके ऊपर हमें एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए जो हमारा सेकंड स्टार है वो कैसा है, उसका अंदर मास mb है और उसका रेडियस कैपिटल R है, और जो हमारा यहाँ पर थिक शेल डिपॉजिट हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग बाहर वाला रेडियस R1 हो गया है, ठीक है। तो जैसे सपोज हम यहाँ से किसी पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी देते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी टोटल एनर्जी, यहाँ पर उसकी टोटल एनर्जी 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कैसे लिखा, हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस m इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हमें इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है। तो इसका मास आपके पास mb है और इसका मास है 7 ma/8, ओके। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, दैट इज -g/mb। इस स्फीयर के लिए बाहर का पॉइंट है, इस वाले स्फीयर के लिए, और उसकी दूरी सेंटर से कैपिटल R1 है, तो हियर इट इज R1 -g, और इसका मास कितना है, दैट इज 7 ma/8, ओके, डिवाइडेड बाय सेंटर से इसकी दूरी भी, दैट इज योर R1। बिकॉज ये जो आपका थिक शेल बना है इसमें अगर हम छोटे छोटे स्मॉल स्फेरिकल शेल्स बनाते हैं तो पोटेंशियल लिखने के लिए उनका बिहेवियर ऐसे होगा कि जैसे वो सेंटर पे रखे हुए हैं, बिकॉज हम इस पॉइंट पर एनालाइज कर रहे हैं। तो दिस इज द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ओके। तो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। 0 करने का मतलब है यहाँ से जो VB कैलकुलेट होकर आएगा दैट विल बी द एस्केप वेलोसिटी, ओके। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है mb और ma में क्या रिलेशन है, तो गिवन दैट mb इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ma। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास VB की वैल्यू निकल जाती है और VA की वैल्यू हमने ये सॉल्व किया हुआ है, एंड फ्रॉम हियर द VB अपॉन VA वी विल गेट दिस वन, ओके। अब ऑप्शन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑप्शन में हमें गिवन है VB अपॉन VA दैट इज इक्वल्स टू √10n डिवाइडेड बाय 15 रेज़ टू द पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करने पर हमारे पास 10 × n की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 23, और यहाँ से हमारे पास n आ रहा है 2.3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स एंड इट इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें गिवन है द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन, दिस वन वी आर गिवन विद अ न्यूक्लियर रिएक्शन ओवर हियर, and in the laboratory frame in mega electron volt. Assume that nitrogen is at rest in laboratory frame. The masses of nitrogen, helium, hydrogen and oxygen are given. Then we have to estimate the value of n, that is the minimum kinetic energy needed for this reaction of alpha particle, okay. तो सबसे पहले देखिए ये रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म होगी। तो हमारे पास ये रिएक्शन है, नाइट्रोजन 716 इस अल्फा पार्टिकल से रिएक्ट करके 1H1 प्लस ऑक्सीजन 819 का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन की Q वैल्यू एस्टिमेट करेंगे, दैट इज एनर्जी एसोसिएटेड बाय द मास डिफेक्ट। तो हमने यहाँ पर Q वैल्यू लिखा है, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C², ओके। तो रिएक्टेंट के मास हो गए हमारे पास 16, ये है नाइट्रोजन का और ये अल्फा पार्टिकल का, माइनस ऑफ ये 1H1 और ऑक्सीजन के मास हमने ये AMU में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो हमने यहाँ पर 930 क्वेश्चन में गिवन है कि 1 U इक्वल्स टू 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C², ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें पता चल रहा है कि इस रिएक्शन की जो Q वैल्यू है दैट इज माइनस ऑफ 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके।
तो सबसे पहली बात, जो Q वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट है उसका मास कम है और प्रोडक्ट्स का मास ज्यादा है, इस वजह से वैल्यू नेगेटिव आ रही है। यानी इस सिस्टम में हमारे पास रिएक्शन होने के बाद कुछ मैटर बनेगा, और मैटर बनने का मतलब है कि जब तक कोई एनर्जी हम इस सिस्टम को इम्पार्ट नहीं करेंगे तब तक हम इस मैटर फॉर्मेशन की बात नहीं कर सकते। तो कम से कम इस Q वैल्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर हमें बाहर से एनर्जी इम्पार्ट करनी ही होगी, तभी इससे एसोसिएटेड जो मैटर फॉर्म हुआ है वो मैटर यहां पे बनेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आपका नाइट्रोजन रेस्ट पर है और अल्फा पार्टिकल को हमने बम्बार्ड किया है, तो कह रहा है कि भाई इसके पास कितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो हमें इसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन परफॉर्म हो सके। ठीक है, अब देखिए जब ये अल्फा पार्टिकल इस नाइट्रोजन से कोलाइड करेगा तो सबसे पहली बात, इस कोलिजन में इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है इस सिस्टम का, तो VCM इज कांस्टेंट, तो हर कोलिजन का एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो अगर हम इस सिस्टम में देखें तो अगर हम इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू CM एंड ऑफ CM, जैसे कि हम लोग लिखते हैं किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन दोनों को ऐड करके हम टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो देखिए क्योंकि VCM कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो यहां पर ड्यूरिंग द कोलिजन या थ्रू आउट द कोलिजन ये कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। तो इस सिस्टम में सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जितनी काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम उतना ही लॉस हो सकता है, बिकॉज हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू CM एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ CM। तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू CM सेम रहेगा बिकॉज इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए VCM कांस्टेंट रखना है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो हमारे पास लॉस के लिए अवेलेबल हो सकती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जितना हमारे पास यहां पर अवेलेबल है उतना ही मैक्सिमम लॉस में जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता बिकॉज हमें VCM कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो अगर हम टू पार्टिकल सिस्टम्स की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग ध्यान रखते हैं, दैट इज हाफ म्यू V रिलेटिव स्क्वायर, वेयर म्यू इज द रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम एंड V रिलेटिव इज द रिलेटिव स्पीड। ओके, तो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल और नाइट्रोजन है, क्योंकि हम यहाँ पर मैकेनिक्स डील कर रहे हैं, देखिए हमने पहले Q वैल्यू एस्टिमेट किया है तो वहां पर हमने एग्जैक्ट मासेस का यूज किया है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर मैकेनिक्स डील कर रहे हैं तो इनके मासेस हम अप्रोक्सीमेट यूज कर रहे हैं। 4m हमने मान लिया, अगर हम 1 न्यूक्लियन का मास सपोज m मान लें तो हमारे लिए अल्फा पार्टिकल का मास 4m हो जाएगा और 16m इस नाइट्रोजन का मास हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इस सिस्टम का रिड्यूस मास कितना है, तो 4m इंटू 16m अपॉन 4m प्लस 16m। ओके, और ये हाफ म्यू V रिलेटिव स्क्वायर, V रिलेटिव कितना है क्योंकि नाइट्रोजन तो रेस्ट पर है, तो जो स्पीड जो वेलोसिटी हमारे पास अल्फा पार्टिकल की है वही रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हो सकता है वो सिर्फ इतना है। ठीक है, और हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ 4m इंटू V0 स्क्वायर, तो मैंने इसको एक सिंबल दे दिया दैट इज K0। तो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हो सकती है इस सिस्टम से वो है, हमने हाफ 4m इंटू V0 स्क्वायर को K0 लिख दिया और यहां पर सॉल्व करने पे 16/20 दैट इज 4/5 टाइम्स ऑफ K0। ओके, तो देखिए यहां से काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, दैट इज 4/5 K0, और रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए इस मैक्सिमम लॉस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इस रिएक्शन का जो Q वैल्यू है कम से कम इतनी एनर्जी इस लॉस्ट अमाउंट के पास हो ताकि ये लॉस होकर इस रिएक्शन को परफॉर्म करवा सके। ओके, तो हमारे पास रिलेशन आ रहा है दैट इज 4/5 K0 कम से कम मॉड Q के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम हुआ तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास यहाँ से ये 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास K0 की वैल्यू आ जाती है दैट K0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू
2.325 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी चाहिए। ओके, तो देखिए इसका आंसर जो है वो 2.325 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्वेश्चन में कहा था ये n मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमें n की वैल्यू रखनी है। तो अगर हम 2 डेसिमल तक बात करें तो 5 हमारा ड्रॉप डिजिट है और 5 के आगे इवन नंबर है, इसलिए हम इसका आंसर दे रहे हैं 2.32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे लिए n की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 2.32। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इट इज फ्रॉम कैपेसिटर। इसमें गिवन है इन द फॉलोइंग सर्किट C1 is 12 microfarad, C2 and C3 are 4 microfarad, and C4 and C5 are 2 microfarad. The charge stored in C3 in microcoulomb. We have to estimate how much microcoulomb is this. Okay, तो here it is the circuit over here. तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले जो सर्किट है उसमें हमें बताना है कि C3 पर कितना चार्ज होगा। तो बेसिकली हमें एस्टिमेट करना है कि C3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर एक हमारे पास आइडियल बैटरी है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होगा। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये 0 वोल्ट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट वायर है तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी 0 वोल्ट है और यहाँ पर ये शॉर्ट वायर है, इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट है। तो देखिए बहुत ईजी वे में हमारे पास जो C3 कैपेसिटर है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज 2 - 0 दैट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। ओके, तो चार्ज कितना आएगा? चार्ज विल बी C3 इंटू डेल्टा वी। तो C3 हमें गिवन है दैट इज 4 माइक्रोफैरेड और पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ये आ रहा है 8 माइक्रोकूलम। तो हमारा आंसर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस क्वेश्चन में गिवन है अ रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 2π/3 रेडियन विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस। हमारे पास एक थिन कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और यहाँ पर एक रॉड है जिसकी लेंथ है, इस रॉड की लेंथ हमें गिवन है दैट इज 2 सेंटीमीटर और ये प्रिंसिपल एक्सिस से इस तरफ से 2π/3 एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब आगे गिवन है द लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर। तो क्वेश्चन में इस ऑब्जेक्ट का जो ये वाला पॉइंट है ये हमारे पास लेंस से 40/3 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी इमेज ये है। और अगर हम इस इमेज की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है कि यहां से जो इसकी हाइट है दैट इज दिस वन। ओके, अब आगे हमसे कहा जा रहा है कि द एंगल मेड बाय इट विद द प्रिंसिपल एक्सिस इज अल्फा रेडियन। दिस एंगल इज अल्फा रेडियन, देन वी हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा जो है π/n रेडियन है, देन वी हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये लेंस है और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट के जो नियरेस्ट पॉइंट ए है उसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है उसको हम ट्रेस करेंगे किस तरह से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ए वाला पॉइंट है वो लेंस से 40/3 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो ये साइड हमारे लिए एज पर साइन कन्वेंशन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो हम ए का इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं उसके लिए हमारा u जो है दैट इज -40/3 सेंटीमीटर and we are using the equation 1/v minus 1/u equal to 1/f and that will give you that 1/v minus 1/u। हमने u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया -40/3 और फोकल लेंथ हमें गिवन है दैट इज +10 सेंटीमीटर बिकॉज ये कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास ये जो ए पॉइंट है इसकी इमेज कहाँ पर आएगी वो हमें पता चल जाता है और उसकी जो डिस्टेंस आ रही है सॉल्व करने पे दैट इज 40 सेंटीमीटर। ओके, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात जो हमारे पास ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट की इमेज यहाँ पर बन गई a' और ये हमारे लिए V1 दूरी पे आ गया और V1 इज योर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमारा फार्देस्ट पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। तो पहले हम इसके फुट जो B पर गिरेगा हम उसका इमेज फॉर्म करेंगे। तो B की जो दूरी है
क्योंकि रॉड की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है और ये एंगल 2π/3 दैट इज 120 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री आएगा, तो 2 cos 60 दैट इज योर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से ये 1 सेंटीमीटर आने के बाद जो हमारा फार्देस्ट एंड का जो फुट है, हेड तो यहाँ पर है लेकिन हमने उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो यहाँ पर आ रहा है और वो यहाँ से 40/3 प्लस 1 सेंटीमीटर पे है। तो जब हम इसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे देखिए, तो हमारे पास u की वैल्यू जो आएगी दैट इज माइनस ऑफ 40/3 प्लस 1 सेंटीमीटर, तो u विल बी और माइनस 40/3 यहाँ पर देखिए u की वैल्यू है माइनस ऑफ 40/3 प्लस 1 सेंटीमीटर और u की वैल्यू आ रही दैट इज माइनस 43/3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर u की वैल्यू और फोकल लेंथ f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वहां से हमें इसका v एस्टिमेट हो जाता है और हमारे पास इसकी v की वैल्यू आ रही है दैट इज 430/13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास v1 और v2 दोनों आ गए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास जो ये b है, इस b की इमेज यहां बनेगी, ये हमने बना दिया, तो b के ऊपर जो ये वाला टॉप पॉइंट है तो उसकी इमेज यहां पर बनी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या मालूम है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से यहां तक की हाइट वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा है दैट इज 30√3/13। ओके, और ये वाली जो दूरी है, ये दूरी हम एस्टिमेट कर सकते हैं क्योंकि ये यहां से यहां तक v1 है और ये v2 है, तो v1 हम एस्टिमेट कर चुके हैं दैट इज आवर 40 सेंटीमीटर। तो v1 हमारे पास 40 सेंटीमीटर आया है और v2 की वैल्यू हमारे पास 430/13 सेंटीमीटर आया है। तो डायग्राम से हम tan अल्फा की वैल्यू लिख रहे हैं, तो tan अल्फा की वैल्यू होगी tan अल्फा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की वैल्यू आ जाएगी v1 माइनस v2। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू आ रही है दैट इज 1/√3 एंड दैट इज गिवन एज π/6। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दिस एंगल अल्फा इज π/n, on comparison we are getting the value of 6 over here. Okay, next question is from rotational dynamics. इसमें given है at t equal to 0 a disc of radius 1 meter starts to roll without slipping on a horizontal plane with an angular acceleration alpha that is 2/3 radian per second square. A small stone is stuck to the disc. At t equals to 0, it is at the contact point of the disc and the plane. Later, at time t equals to √π second, the stone detaches itself and flies off tangentially from the disc. The maximum height reached by the stone measured from the plane is half plus x/10. Then we have to estimate the value of x. Okay, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक डिस्क है जो रोल कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाली कंडीशन है, तो हमें मालूम है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर इसके सेंटर की वेलोसिटी v है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी ये ज़मीन पे स्लाइड नहीं करेगा। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा v इक्वल्स टू ω/r। ठीक है, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा दैट इज अल्फा इंटू r। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इसका अल्फा कितना है, दैट अल्फा इज 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस अल्फा को रखकर हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, तो अल्फा की वैल्यू है 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और कैपिटल R क्वेश्चन में गिवन है 1, तो ये 2/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इसका सेंटर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये रोल करता हुआ जा रहा था तो एक स्मॉल पार्टिकल यहाँ पर चिपक जाता है, तो एक स्मॉल पार्टिकल जब यहाँ पर चिपकेगा, तो सबसे पहली बात क्वेश्चन में कहा है स्मॉल पार्टिकल, इसलिए उसके आने की वजह से इसके मोशन में हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं ला रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन और अल्फा उसी तरह से मेंटेन्ड है। ठीक है, अब ये पार्टिकल स्ट्रक करके ऊपर उठ रहा है, तो क्वेश्चन की डिमांड है कि यार t इक्वल्स टू √π सेकंड पर ये डिटैच करता है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि t इक्वल्स टू जो हमारा √π सेकंड है उस टाइम पर ये सेंटर के रेस्पेक्ट में कितना रोटेट हो गया होगा। तो बिकॉज इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो अगर हम ये पता करें कि कितना एंगल रोटेट हो गया होगा, तो दैट डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इनिशियल ओमेगा 0 है
ठीक है। तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यहाँ पर मिलता है दैट एंगल इज π/3। मतलब जिस टाइम पर हमसे डिस्कस किया जा रहा है उतने टाइम में सेंटर के रेस्पेक्ट में ये कितना रोटेट कर चुका है, दैट इज π/3 एंगल। ठीक है। और रोटेट करने के बाद अगर हम ये देखें कि इसका सेंटर कितना आगे आ चुका है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट, इसने कितनी एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी या वेलोसिटी, तो v इक्वल्स टू u प्लस AT हम कर सकते हैं। u 0 है और एक्सेलरेशन हमारे पास दैट इज 2/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, और a हम निकाल चुके हैं दैट इज 2/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम से, दैट इज √π। ओके, तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और अगर हम ओमेगा देखें तो ओमेगा की वैल्यू दैट विल बी और v/r। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास ओमेगा आ गया और ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो पार्टिकल जब डिटैच होगा तो इसकी ग्राउंड फ्रेम में कितनी वेलोसिटी होगी। तो देखिए ये जो पार्टिकल है वो डिस्क के सेंटर के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरह से सेंटर के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड फ्रेम में नहीं, सेंटर के रेस्पेक्ट में इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में r ओमेगा है एज लाइक द सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो v इक्वल्स टू r ओमेगा इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर हम ग्राउंड फ्रेम में आएंगे तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है, उसमें हम इसके सेंटर की वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन करेंगे। भाई वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड पे निकालने के लिए सेंटर की वेलोसिटी इस रिलेटिव वेलोसिटी में इसका वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस v का वेक्टर एडिशन कर दिया। अगर हम इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर देते हैं तो हमारे पास नेट वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें बताना है कि इस प्लेन से कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा। तो अगर हम इनका वेक्टर एडिशन करते हैं तो ये जो v है ओमेगा r, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो अगर हमें ये पता करना है कि ये कितना मैक्सिमम हाइट तक गया तो हमें ये सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है। तो अगर हम इस लेवल से बात करें, मतलब जहां से ये डिटैच होगा इस लेवल से, तो इस लेवल के करस्पॉन्डिंग ये कितना मैक्सिमम हाइट उठेगा, तो ये सिंपली हमारे लिए एक प्रोजेक्टाइल है इस पॉइंट के बाद। तो अगर हमें प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी पता हो, जो कि हमारे पास यहाँ पर v sin थीटा है, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग v sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, दिस विल द मैक्सिमम हाइट। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा y यूज करते हैं तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट इस जगह से कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, दिस इज दिस वन। ओके, तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। v की वैल्यू हमारे पास है, थीटा की वैल्यू हमारे पास है, थीटा कितना रोटेट हुआ था, दैट इज π/3। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट आ रही दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा रोटेट हो गया है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, वो π/3 हमें पता है। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है। सो दिस एंगल इज थीटा। इसलिए ये जो वेलोसिटी आई थी वो डायरेक्टली v sin थीटा आ गई थी। तो v sin थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g हमारे पास यहाँ से इस लेवल से मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहली बात ये जहाँ से डिटैच हुआ है वहाँ से मैक्सिमम हाइट कितनी है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और यहाँ पर हमने v की वैल्यू रख दिया और ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ रही है दैट इज π/6g। ओके, अब जो ये क्वेश्चन है इसमें आपका पार्टिकल जमीन से थोड़ा किसी ऊपर वाली हाइट से डिटैच हुआ है। तो कहाँ से डिटैच हुआ है एक बार देख लेते हैं। तो ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये रेडियस कैपिटल R है। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दिस वैल्यू इज r cos थीटा, ये r cos थीटा है। तो ये हाइट जहाँ से ये पार्टिकल डिटैच हुआ है दैट इज योर r माइनस r cos थीटा। तो जहाँ से डिटैच हुआ है वो ये पॉइंट है। और इसके बाद और कितना ऊपर जाएगा ये हमने इस लेवल से एनालाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। या वर्टिकल डायरेक्शन में हमने v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा y यूज कर लिया। तो अगर हम प्लेन से देखें कितना मैक्सिमम हाइट है दैट इज हाफ
तो ये हाफ कहाँ से आ रहा है, r माइनस आर कॉस थीटा। r की वैल्यू 1 गिवन है और थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 प्लस पाई बाय 6g। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दिस वैल्यू इज हाफ प्लस x/10 और g की वैल्यू हमें 10 यूज करना है। इसका मतलब जो x है हमारे पास दैट इज पाई बाय 6 और पाई बाय 6 को सॉल्व करने पर ये हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज 0.52। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम रोटेशनल डायनेमिक्स। इसमें गिवन है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड रेडियस 1 मीटर रोल्स without slipping on a fixed inclined plane with an angle of inclination 30 degree from the horizontal. Two forces of magnitude 1 Newton each parallel to the inclined acts on the sphere, both at a distance small r that is 0.5 meter from the center of the sphere as shown in figure. The acceleration of the sphere down the plane is. तो हमें इसका एक्सेलेरेशन बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ओके, और रफ इंक्लाइंड सरफेस पे हमने रखा हुआ है और क्वेश्चन में गिवन है कि ये दो एफ फोर्स भी इस तरह से एक्ट कर रहे हैं जो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर सिमेट्रिकली एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको यहाँ पर रिलीज करेंगे, बिकॉज द रोलिंग इज विदाउट स्लिपिंग, दैट मीन्स जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही अगर हम इस सॉलिड स्फीयर की बात करें तो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन माना a और इसके अबाउट एंगुलर एक्सेलेरेशन हमने मान लिया अल्फा। तो हमें पता है प्योर रोलिंग की कंडीशन से v इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा और इसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे पास आएगा a इक्वल्स टू आर अल्फा। ओके, तो अगर हम इस सॉलिड स्फीयर का एंगुलर एक्सेलेरेशन पता कर ले तो हमें उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करना है एंड फाइनली वी विल गेट द एक्सेलेरेशन जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है इसके अबाउट भी अल्फा ओमेगा रिजिड बॉडी का सेम होता है, यानी इसके अबाउट भी इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन सेम ही होगा। ठीक है, तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या क्या गिवन है कि ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सबसे पहली बात यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, और हमने मान लिया कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऐसे पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है। ओके, और ये दोनों फोर्सेस 1 न्यूटन के जैसे भी क्वेश्चन में गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, और mg जो एक्ट कर रहा है उसका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन दैट इज mg sin थीटा एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन हमने mg cos थीटा बना दिया है। ठीक है, तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जब हम टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा अप्लाई करेंगे तो सबसे पहली बात नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन इन दोनों का टॉर्क 0 हो जाएगा बिकॉज ये उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें स्यूडो फोर्स का टॉर्क तो वो भी 0 हो जाएगा बिकॉज स्यूडो फोर्स यहीं से पास करेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग IOR के अबाउट जो स्यूडो फोर्स है उसका टॉर्क भी 0 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारे पास अगर हम mg के कंपोनेंट करके देखें तो mg cos थीटा भी यहाँ से पास कर रहा है तो इसका टॉर्क भी 0 आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम mg sin थीटा का टॉर्क यहाँ से देखेंगे और ये जो दोनों f लग रहे हैं इनके टॉर्क के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात mg sin थीटा कंपोनेंट बनाकर हम अगर टॉर्क लिखें तो उसकी वैल्यू आएगी mg sin थीटा इंटू कैपिटल R, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी R क्रॉस F दैट इज इनवर्ट। ठीक है, अब हमें इसी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये जो दोनों फोर्सेस लगे हुए हैं इनका भी हमें टॉर्क लिखना है। ठीक है, तो एज ए कपल भी हम इसको डील करके लिख सकते हैं, बट मैं आपको अलग अलग करके ही समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो ये मेरा F फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और यहाँ पर F फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसका लाइन ऑफ एक्शन देखें तो सेंटर से इसके डिस्टेंस स्मॉल r है तो ये दूरी आ जाएगी दैट इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, और अगर हम यहाँ से ऊपर वाले f की बात करें तो सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है तो ये दूरी आ जाएगी कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो अगर हम IOR के अबाउट इनके टॉर्क की बात करें तो कैपिटल F इसका जो टॉर्क आएगा दैट विल बी योर F
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसकी डायरेक्शन किधर है? इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। और ये वाला जो टॉर्क है वो है एफ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और इसकी डायरेक्शन जो है आर क्रॉस एफ वो इनवर्ड है। ठीक है, तो ये वाला अगर हम प्लस मानते हैं तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए माइनस लिख दिया। तो ये बेसिकली मैं इसके अकॉर्डिंग अभी लिख रहा हूँ, मैंने इसके टॉर्क को आउटसाइड को प्लस माना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ रही है मेरे पास एफ इंटू कैपिटल आर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी एफ इंटू 2r। ओके, तो ये जो एफ इंटू 2r है उसकी डायरेक्शन किधर है? आउटसाइड। और यहाँ पर मेरा एम जी साइन थीटा इंटू कैपिटल आर की डायरेक्शन है इनवर्ट, तो इसलिए एम जी साइन थीटा इंटू कैपिटल आर माइनस एफ इंटू 2r दैट इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या रखना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो बस अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जो हमारा सॉलिड स्फीयर है उसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज योर 7/5 mr²। इसको हमारे पास सब्स्टिट्यूट करने पर इस क्वेश्चन में मास 1 किलोग्राम गिवन है, कैपिटल आर 1 मीटर गिवन है, और कैपिटल एफ हमारे पास 2 न्यूटन गिवन है, और स्मॉल आर जो डिस्टेंस है इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एफ समझ जाएंगे ना, वो यहाँ से मैं यहाँ से वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर वैल्यूज रखने पर देखिए स्मॉल एम 1 किलोग्राम है, और क्या कहते हैं कैपिटल आर आपको 1 मीटर गिवन है, फोर्स की वैल्यू कैपिटल एफ 1 न्यूटन है, ये आपका 2 आ गया, और स्मॉल आर 0.5 मीटर गिवन है। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन निकल के आता है दैट इज 20/7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसका एक्सेलरेशन की बात करें तो a इक्वल्स टू आर अल्फा, और क्वेश्चन में आपको कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है दैट इज 1 मीटर, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर एक्सेलरेशन आ रहा है 20/7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम 2 डेसिमल तक डील करें तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 2.86 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.86। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कंसिडर एन एलसी सर्किट विद एन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस केप्ट ऑन अ प्लेन, द एरिया इज गिवन 1 मीटर स्क्वायर, इट इज प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट which is perpendicular to the plane of the circuit. At t equals to 0, the magnetic field strength start increasing linearly as b equals to b naught plus beta t, okay, where beta is given 0.04 Tesla per second. The maximum magnitude of current in the circuit is, we have to estimate, and this current we have to estimate in milliamperes. Okay, तो देखिए हमारे पास एक LC सर्किट दिया हुआ है, और हमने मान लिया कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है B इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बीटा टी, ये मैग्नेटिक हमने मान लिया बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड है। तो देखिए सबसे पहले इनिशियली सर्किट में कोई करंट नहीं है, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब ये अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराएंगे तो इस लूप का एरिया हमें गिवन है कैपिटल ए, और इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर हम इस ईएमएफ को देखें, मैंने बेसिकली अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है, तो मैं एरिया वेक्टर भी अंदर कंसीडर करते हुए इसका फ्लक्स लिख रहा हूँ, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू बी इनटू एरिया। ओके, ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है, अंदर की ओर हमारे पास पॉजिटिव लेते हुए हमने लिखा है। तो ईएमएफ जो आएगा दैट इज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू फाई को अगर हम बी ए सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस ऑफ एरिया इंटू डी बी बाई डी टी। ओके, तो एरिया क्वेश्चन में गिवन है आपको 1 मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बीटा। तो देखिए सबसे पहली बात, हमने एरिया वेक्टर अंदर मानते हुए फ्लक्स लिखा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा ईएमएफ नेगेटिव आ रहा है, तो इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग हमारा ईएमएफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं अंदर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो सर्किट है इसको मैंने एज एन इक्विवेलेंट बना दिया कि भाई एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पूरे लूप का हमारे पास ईएमएफ है, उसको हमने मॉड ई लगा दिया है, और मॉड ई की वैल्यू बीटा है। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये प्रोड्यूस हो रहा है एज पर शोन इन द डायग्राम। ठीक है, अब देखिए मैंने माना कि किसी इंस्टेंट पर इसके ऊपर चार्ज क्यू और इसके ऊपर वाले प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से करंट पास कर रहा है।
ओके, तो इस इंडक्टर से मैंने करंट I मान लिया। तो इस इंडक्टर के अंदर जो सेल्फ इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैंने करंट के डायरेक्शन में फॉर्म किया है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा करंट मैं शो कर रहा हूँ वो इस डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में शो करने का मतलब Q बढ़ रहा है, दैट मीन्स इसीलिए मैंने करंट को लिखा है डी क्यू बाई डी टी, और इस सेंस में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेल्फ इंडक्शन वाला। तो हम यहाँ पर लूप इक्वेशन लिखेंगे, तो लूप इक्वेशन लिखने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ से यहाँ जाने पर आएगा माइनस क्यू बाई सी, इधर से इधर जाने पे आएगा माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, और इस लूप का एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो ईएमएफ डेवलप हुआ है दैट इज प्लस मॉड ऑफ ई, जिसकी वैल्यू बीटा के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ पर लूप इक्वेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है हमारे पास, ये लूप इक्वेशन लिखने के बाद हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको हमने थोड़ा सा सेपरेट किया है, तो यहाँ से हमने डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर को सॉल्व किया, दैट इज योर माइनस 1 अपॉन एल सी क्यू माइनस ऑफ बीटा सी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक SHM टाइप से, जैसे हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे हमारे पास होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर x ना होकर x प्लस समथिंग आपको x माइनस बीटा सी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन करने पर x की वैल्यू क्या आती है, तो a sin ओमेगा t प्लस फाई हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात x की जगह क्या है, q माइनस ऑफ बीटा सी, तो मैंने इसको लिख दिया q माइनस बीटा सी, एंड दैट इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। a को हमने लिखा q नॉट बिकॉज ये चार्ज है, साइन ओमेगा टी होगा, ये है ओमेगा स्क्वायर हमारे पास, तो ओमेगा है 1 अपॉन रूट एल सी टी प्लस फाई। ठीक है, तो यहाँ से हमने Q का वैल्यू एस्टिमेट कर लिया। अब देखिए हमें क्या क्या मालूम है, एट t इक्वल्स टू 0 पर सर्किट में कोई करंट नहीं है, और एट t इक्वल्स टू 0 कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया डी क्यू बाई डी टी बिकॉज I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, और ऐसा करने पे हमारे पास आ रहा है Q नॉट बाई रूट एल सी कॉस 1 अपॉन रूट एल सी टी प्लस फाई, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, अब अगर हमारे पास Q नॉट की वैल्यू आ जाए तो क्वेश्चन की डिमांड है कि इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होगा, दैट विल बी योर Q नॉट बाई रूट एल सी। तो सबसे पहली बात हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, एट t इक्वल्स टू 0 करंट 0 है, तो हमने यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे करंट 0 रखने पे हमारे पास cos फाई 0 आ जाएगा, तो यहाँ से हमने फाई का वैल्यू पाई बाई 2 पिक किया। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग इस पाई बाई 2 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास स्मॉल q का फंक्शन ये आ जाता है, पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करने पर, यानी साइन 1 अपॉन ये रूट एल सी टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे q की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हमने t इक्वल टू 0 पे q इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहाँ से हमारे पास q नॉट की वैल्यू सॉल्व होकर आई माइनस ऑफ बीटा सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास डायरेक्टली अब हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, q नॉट की वैल्यू एज पर दीज इक्वेशन माइनस बीटा सी के इक्वल आ गई है, तो q नॉट का मॉड जो है दैट इज योर बीटा सी। ठीक है, अब देखिए करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी Q नॉट बाई रूट एल सी, Q नॉट की वैल्यू हमारे पास आई है बीटा सी, तो बीटा सी अपॉन रूट एल सी, तो यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया आई मैक्स की वैल्यू, और सॉल्व करने पर ये बन रहा है बीटा अंडर रूट ऑफ सी बाय एल। ओके, और कैपेसिटेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 पावर माइनस 3 फैरेड, और हमारे पास जो इंडक्टेंस गिवन है दैट इज 0.1 हेनरी, एंड बीटा की वैल्यू 0.04 टेस्ला पर सेकंड है। इसको सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास करंट की वैल्यू आ रही है दैट इज 4 मिली एम्पियर। ओके, next question is from projectile. It is given that a projectile is fired from the horizontal ground with a speed v at an angle of projection theta. When the acceleration due to gravity is small g, the range of projectile is small d. If at the highest point of its trajectory the projectile enters at a different region where the effective acceleration due to gravity is g dash, that is g by 0.81, the new range is d dash, and that is equals to small n into d, then we have to estimate the value of small n. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए प्रोजेक्टाइल को हमने ग्राउंड से फायर किया, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारे पास स्मॉल जी है। ठीक है, तो देखिए
ये हमने प्रोजेक्टाइल फायर किया तो डायरेक्ट हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है, दैट रेंज आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है, तो क्वेश्चन में u की वैल्यू हमें v गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग हमने एंगल थीटा रख दिया साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ से हमारे पास स्मॉल d की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, जब हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट करने के करस्पॉन्डिंग जब वो मैक्सिमम हाइट पे रीच करता है तो वहाँ पर हमसे कहा गया है कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g बाय 0.81, यानी g की वैल्यू चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको मैक्सिमम हाइट पे पहुंचाते हैं। तो हमें पता है जो मैक्सिमम हाइट है वो इनिशियल रेंज के आधे पर आएगी। तो सबसे पहली बात यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हो गई d/2। ओके, अब हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी v sin थीटा है। तो हमें पता है कि जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा उस समय पर इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा और नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, दैट इज योर v cos थीटा। ठीक है, और जो इसकी मैक्सिमम हाइट है वो पहले वाले ग्रेविटी वाले इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करके, दैट इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम प्रोजेक्टाइल से यूज कर रहे हैं, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ के बाद इसका जो इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू है वो g बाई 0.81 हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ से फर्दर और कितना आगे जाके गिरेगा, फिर हम इसका टोटल रेंज एस्टिमेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, इसकी जो यहाँ से हाइट है वो h की वैल्यू ये है जहाँ से इसको आना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v cos थीटा, यहाँ के आगे एक ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह है और g की वैल्यू g डैश है। तो ये आगे जाके ऐसे गिरेगा। तो सबसे पहले हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट अगर एस्टिमेट करें तो वर्टिकल मोशन देख रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर वेलोसिटी 0 है तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ g डैश इंटू टी स्क्वायर, ये हमारे पास h के बराबर होगा। और h हमने पहले एस्टिमेट कर लिया है, तो h की वैल्यू रखकर हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता लगा सकते हैं, दैट इज 2h बाई जी डैश, और 2h बाई जी डैश को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके पता कर सकते हैं कि ये टाइम हमारा कितना है। ठीक है, फर्दर ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये जो वैल्यू आएगी, मान लेते हैं कुछ x है, तो ये वैल्यू होगी v cos थीटा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो v cos थीटा इंटू t हमारे पास आ जाएगा, ये वाला जो हमने टाइम t एस्टिमेट किया है। तो ये टाइम t हमारे पास, जिसको यहाँ पर मैंने t1 लिखा हुआ है, दैट इज √2h बाई जी डैश। ओके, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई v cos थीटा और कितना टाइम लग रहा है, दैट इज √2h बाई जी डैश। यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, इसको सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू आ रही है दैट इज 0.9 v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो अगर हम इसको इस वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी की वैल्यू जो है स्मॉल d/2 के इक्वल है। तो यहाँ से ये जो फर्दर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, सपोज मैंने उसको d1 बोल दिया, तो दैट d1 दैट इज इक्वल्स टू 0.9/2d, बिकॉज v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी की वैल्यू स्मॉल d/2 है। ठीक है, तो अगर हम इसके टोटल रेंज की बात करें तो ऑलरेडी ये d/2 हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस हो चुका है, और फर्दर जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आया है दैट इज योर 0.9/2d, इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास ये आ रहा है 1.9d/2 एंड इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.95d। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि d डैश जो है वो nd के बराबर है, तो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज 0.95, n की वैल्यू दैट इज 0.95। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैपेसिटर। इसमें गिवन है अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k ग्रेटर देन 1 फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द प्लेट्स हैव लार्ज एरिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल d. The capacitor is connected to a battery of voltage V as shown in figure. Now both the plates are moved by a distance small d/2 as shown in the figure from the original position. Okay. तो क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। क्वेश्चन में गिवन है इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन डिपिक्टेड इन फिगर A to that figure B, which of the following statements are correct? ओके, तो हमें स्टेटमेंट्स चेक करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये 2 कैपेसिटर गिवन है, तो ऑप्शन ए कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ k 2k। तो देखिए
सबसे पहली बात, ये जो कैपेसिटर है ये ईएमएफ सोर्स का ईएमएफ जो है वो V है, यहाँ पर भी V है और इसी से हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब जो दोनों कैपेसिटर हैं उनके जो प्लेट्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहने वाला है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी कह रहा है द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ K+1। तो सबसे पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कहा हुआ है बी ऑप्शन में द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/K+1। तो सबसे पहले देखिए इसका इनिशियल कैपेसिटेंस कितना होगा। अगर हम पहले वाली सिचुएशन में बात करें, तो अगर हम पहले वाले सिचुएशन में देखें तो इसका कैपेसिटेंस क्या है, तो इसका कैपेसिटेंस है दैट इज ε0A/d इंटू K। ये इसका इनिशियल कैपेसिटेंस है जिसको मैंने CA कह दिया। और अगर हम बी पार्ट के बारे में बात करें CB, तो हमें पता है कि जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं d/2 इन दोनों में एयर भरा हुआ है और बीच में डाइलेक्ट्रिक है, तो इसका कैपेसिटेंस आएगा ε0A अपॉन ये d/2 मिला के होगा d और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1 बिकॉज एयर है, प्लस दूसरा पार्ट जो है d और उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये कैपेसिटेंस आ रहा है K ε0A अपॉन d इंटू K+1, ठीक है। तो यहां से अगर हम बी ऑप्शन देखते हैं द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/K+1। तो देखिए इसका इनिशियल कैपेसिटेंस ये है, ओके। और अगर हम इसको K+1 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो CB इज CA अपॉन K+1। तो यहां से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ए ऑप्शन की। ए ऑप्शन में कहा गया द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2K। तो देखिए सबसे पहली बात, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमें पता है कि यहां से यहां तक जो भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर ही होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिंपली आपका V/d होगा, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा V/d आ गया। अब देखिए जो हमारा सेकंड वाला है, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात मैंने मान लिया कि यहां पर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। मान लीजिए कि कोई Q चार्ज यहां पर आया है प्लस Q माइनस Q, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर E0 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो Q/A/ε0 होगा, ठीक है। उसको मैंने E0 बोल दिया। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दैट विल बी योर E0/K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जिस फील्ड में रखा होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका 1/K टाइम्स होता है, ठीक है। तो E0/K अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो अगर हम यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E0 वाला पार्ट है इसमें डिस्टेंस आ रही है d/2 प्लस d/2, ये है प्लस E0 इंटू d पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस इसके अंदर ये आ रहा है हमारे पास E0/K इंटू d और ये भी हमारे पास V के बराबर है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है E0 इंटू d प्लस E0/K इंटू d, दिस इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने माना है कि एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E0 हुआ तो इसके अंदर E0/K होगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम पहले E0 की वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं। तो यहां से सॉल्व करने पर हमारे पास E0 की वैल्यू आ रही है V/d K/K+1, ठीक है। और क्वेश्चन की डिमांड है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एनालाइज करना है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0/K। तो अगर हम E0/K सॉल्व करते हैं दैट इज V/d अपॉन K+1। तो क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2K। पहले कितना था, V/d, और अभी ये वैल्यू आ रही है V/d अपॉन K+1। इसका मतलब ये इसका जो रिड्यूस्ड फैक्टर है 1/2K नहीं है, मतलब इसका जो रिड्यूस्ड फैक्टर है वो 2K नहीं है, दैट इज K+1 टाइम्स रिड्यूस हो गया है ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए भी गलत है, अभी तक हमारा ऑप्शन बी आया है, ठीक है, और ऑप्शन सी भी गलत है। अब हम लोग डी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात, डी ऑप्शन में कहा जा रहा था वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो देखिए वर्क डन का मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है।
तो हम यहाँ पर सबसे पहली बात हमें पता है कि इनिशियल कैपेसिटेंस और फाइनल कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन है, और इनिशियल कैपेसिटेंस की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में बिकॉज द बैटरी इज कनेक्टेड, और हमें एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालना है, तो ऐसी सिचुएशन में वर्क डन बाय फील्ड अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो वो प्लस डेल्टा यू के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूं बैटरी इज कनेक्टेड सिचुएशन में, तो इसकी वैल्यू ये आती है। आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ये प्लस कैसे आता है। तो वर्क डन बाय फील्ड इज दैट इज प्लस डेल्टा यू। तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आएगा वो माइनस डेल्टा यू के बराबर आएगा, और माइनस डेल्टा यू का मतलब है दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनिशियल और फाइनल कैपेसिटेंस की वैल्यू रख के हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एस्टिमेट किया। तो हाफ सी ए वी स्क्वायर माइनस हाफ सी बी वी स्क्वायर, बिकॉज वी जो है वो दोनों केस में सेम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने सी बी को सी ए के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू आ रही है जो डेफिनेटली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है। तो इस क्वेश्चन में हमारा सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस क्वेश्चन में गिवन है द फिगर शोज अ सर्किट हैविंग 8 रजिस्टर्स ऑफ 1 ohm each labeled R1 to R8 and the 2 ideal batteries with the EMF 12 volt and 6 volt. Okay, which of the following statements are correct? तो हमें इस क्वेश्चन में देखिए एक सर्किट गिवन है, और ये जितने भी रजिस्टर्स हैं ये सभी हमें गिवन है, दीज आर 1 ohm। तो सारे रजिस्टर्स 1 ohm हमें गिवन है। तो देखिए सबसे पहली बात अगर हम इस सर्किट को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा पार्ट है ये इस लाइन के अबाउट, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट पूरा सिमेट्रिक है। तो अगर हम बात करें कि हम इस सर्किट को ऐसे टर्न कर दें तो सिमेट्री है, यानी इस लाइन के अबाउट हमारे पास फोल्डिंग सिमेट्री भी है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि लेट्स से इस क्वेश्चन में मैंने माना कि मान लीजिए कि यहाँ से कुछ आई करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो इस ब्रांच से कुछ आई करंट पास कर रहा है बिकॉज ऑफ फोल्डिंग सिमेट्री, इसलिए हम इधर I/2 और I/2 करंट डिस्ट्रीब्यूट करें, दोनों तरफ सेम जाएगा बिकॉज आइडेंटिकल सिचुएशन है। तो यहाँ पर मैंने करंट I माना और इसके करस्पॉन्डिंग इधर I/2 और इधर I/2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, फिर मैंने इस ब्रांच में इधर करंट मान लिया है I1, यहाँ पर करंट I1 है। तो एज पर सिमेट्री इधर से और इधर से दोनों तरफ से आने वाला करंट I1/2 और इधर से आने वाला करंट भी I1/2, और ये दोनों मिलकर I1 इधर चले जाएंगे। ठीक है, अब इस जगह पर मैंने करंट माना है I1/2, यहां पर मैंने करंट माना है I/2 और इधर I1/2। ओके, तो इस तरफ जो करंट हमारा पास कर रहा है अकॉर्डिंग टू KCL हमने कहा I/2 माइनस ऑफ I1/2, इतना करंट इधर से पास करेगा और इधर से भी सेम करंट पास करेगा, दैट इज I माइनस I1/2। ठीक है, तो इन सारे रजिस्टर्स में हमें करंट बताना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर KVL अप्लाई करते हैं। तो देखिए KVL पहले मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर KVL अप्लाई करने पे क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ जाने पर आएगा मेरे पास माइनस ऑफ I/1। ठीक है, फिर इधर से इधर जाएंगे दैट इज +6, फिर यहां से यहां जाएंगे दैट इज माइनस ऑफ I/2 × 1, और यहां से यहां वापस ए पॉइंट पे पहुंच जाएंगे दैट इज ऑफ माइनस ऑफ I माइनस I1/2 × 1, सारे रजिस्टर्स 1 ohm है, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक हम यहां से ये KVL की इक्वेशन लिख रहे हैं, यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है दैट इज 4I माइनस I1 दैट इज इक्वल्स टू 12। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा लूप इक्वेशन यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग अगर हम लूप इक्वेशन यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो दैट इज योर माइनस ऑफ I1/2 × 1 इधर आकर, फिर इधर से इधर जाएंगे माइनस ऑफ I1 × 1, फिर यहाँ से यहाँ जाने पर आएगा +12 और इधर से ऊपर जाने पर आएगा
I माइनस I1 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास सॉल्व करने पे जो इक्वेशन आ रही है वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन आता है दैट इज 4I1 माइनस ऑफ I इक्वल्स टू 24। ठीक है, आप देख सकते हैं सॉल्व करके, मैंने फटाफट लिख दिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं और यहाँ से सॉल्व करने पर देखिए हमारे पास आ जाएगा। तो ये इक्वेशंस हमारे पास यहाँ भी लिखी हुई हैं, तो ये प्रॉपर मैंने यहाँ पर इक्वेशंस लिख दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग देखिए हम अगर सॉल्व करते हैं तो I की वैल्यू आ रही है दैट इज 4.8 और I1 की वैल्यू आ रही है दैट इज 7.2 एम्पियर। तो सबसे पहली बात जो हमारा I की वैल्यू आई है दैट इज 4.8, तो यहाँ पर 4.8 एम्पियर का करंट पास हो रहा है और इस जगह से जो हमारा करंट पास हो रहा है दैट इज 7.2 एम्पियर। तो देखिए ये जो दोनों करंट होंगे ये आपका 3.6, ये भी 3.6 हो जाएगा। ठीक है, इधर ये करंट आपका जाएगा 2.4, इधर भी करंट जाएगा 2.4, इधर से 2.4 गया, इधर 3.6 जाने के लिए ये वाला जो करंट आएगा एक्चुअल वे में ये करंट ऊपर की ओर आ रहा है दैट इज 1.2 और इधर हमारे पास जो करंट नीचे की ओर आ रहा है दैट इज 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में कौन से रजिस्टर से कितना करंट दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास पहला ऑप्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 7.2 एम्पियर। तो क्वेश्चन में हमारे पास R1 ये है और R1 में 7.2 एम्पियर करंट पास कर रहा है। फिर दूसरा कहा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R2 इज 1.2 एम्पियर। तो R2 हमारे पास ये वाला रजिस्टर है और डेफिनेटली R2 से हमारा 1.2 एम्पियर पास कर रहा है। ठीक है, R3 से 4.8 एम्पियर, R3 हमारे पास ये वाला रजिस्टर है तो यहाँ पर हमारे पास 4.8 एम्पियर डेफिनेटली पास कर रहा है। एंड R5 में 2.4, R5 क्वेश्चन में हमें गिवन है ये वाला रजिस्टर R5 है तो इसमें 2.4 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर A, B, C और D चारों ऑप्शंस हमारे करेक्ट होंगे। ओके, एक से लेके 10 तक के क्वेश्चन पीजी सर ने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं और चलिए 11 से 18 तक मैं आपके सामने बाकी क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे से कोई गैस एंटर की और यहाँ पर निकल रही है, गैस यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से निकल रही है। ये वाला एरिया गिवन है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और जो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है ये हमारे लिए अननोन है। यहाँ पर किस प्रेशर से बाहर निकल रही है ये अननोन है। इसमें एक खास बात हमें इस सवाल में बोली गई है कि यहाँ पर डेंसिटी अलग है और यहाँ पर निकलने में डेंसिटी में कुछ चेंज आ गया है और प्रोसेस एडियाबैटिक है। इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस एडियाबैटिक है। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन के हिसाब से उसने क्या क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे एक और बात इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ये दिया हुआ है अल्फा। अल्फा मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास पर सेकंड यानी कि dm/dt ये कांस्टेंट दिया हुआ है। जितना पर सेकंड यहां से एंटर कर रहा पर सेकंड उतना ही मास यहां से निकल रहा है। तो जो डाटा हमें दिया हुआ है पहले हमने उसको एनालाइज कर लिया कि ये गिवन है। अब उसके अकॉर्डिंगली अब हम उसमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली चीज चले देखो ये प्रेशर ऑफ द गैस एट द अपर एंड ऑफ द चिमनी। प्रोसेस कैसा है एडियाबैटिक। गामा की वैल्यू गिवन है गैस की तो क्या लगाएंगे PV की पावर गामा इक्वल टू P2V2 की पावर गामा वाला फॉर्मूला लगा करके हम यहाँ पर क्या कर लेंगे दूसरी साइड का प्रेशर निकाल लेंगे। लेकिन हमें टेम्परेचर गिवन है वॉल्यूम नहीं गिवन है तो इसका मतलब टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टेम्परेचर वाले में क्या करना भाई PV की पावर गामा कॉन्स्टेंट्स में V की जगह nRT/P लिख लेंगे और हमें पता लग गया कि भाई P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा कांस्टेंट है। गामा की वैल्यू 2 रख दी भाई P-1 गामा की वैल्यू 2 यानी कि P प्रोपोर्शनल टू T² आ गया। वाह भाई वाह, P इक्वल टू T² आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने ये P1/P2 और T1/T2 का होल स्क्वायर बन गया। यहां से मेरे पास P2 की वैल्यू 150 पास्कल आ गई है। जबकि ऑप्शन में देखो ध्यान से भाई, ऑप्शन में देखो कि ऑप्शन में 300 पास्कल दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा आंसर 150 पास्कल आया और जबकि इसने 300 पास्कल दिया ये आंसर हमारा नहीं होगा।
ए आंसर हमारा नहीं होगा। चलो जी, ए आंसर नहीं है। अब आगे इसने क्या पूछा हुआ है, आगे पूछी है वेलोसिटी की बात कि किस वेलोसिटी से वो एंटर किया, किस वेलोसिटी से बाहर आया। अब हम जनरली हर सवाल में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जब लगती है तो a1 v1 बराबर a2 v2 लिखते थे, लेकिन जब लिखते थे जब हमारे पास डेंसिटी सेम होती थी एंटर और एग्जिट पर। बट यहाँ पर क्या है, डेंसिटी अलग अलग दे दी। हाँ भाई, डेंसिटी अलग अलग दे दी तो फिर क्या फायदा हुआ, क्या करना हमें, किस चीज का फायदा उठाना। हमने सोचा कि भाई हाँ, dm/dt कांस्टेंट दिया हुआ है, dm/dt कांस्टेंट दिया हुआ है और dm/dt कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसका फायदा उठा लेते हैं। तो dm/dt क्या होगा भाई, ρ1 a1 v1 ρ2 a2 v2 dm/dt। डेंसिटी ρ1 a1 v1 ρ2 a2 v2, इनकी हेल्प ले लेते हैं इस इक्वेशन में। हमारे पास इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो v1 की वैल्यू P1 A1 गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, यहां से V1 की वैल्यू आ गई और V2 की वैल्यू भी इसी तरीके से 20 मीटर पर सेकंड इस फॉर्मूले को लगा करके आ जाएगी। फिर हमने देखा ऑप्शन में भाई V1 और V2 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑप्शन में है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये वाला सही होगा, ऑप्शन सही होगा। फिर और क्या कैलकुलेट करना, और बोला कि उसने जो हाइट है वो कितनी होगी। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिंपल बर्नौली थ्योरम से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बर्नौली थ्योरम क्या थी, बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन थी, और एनर्जी कंजर्वेशन भी तब थी जब हमारे पास डेंसिटी भी कांस्टेंट थी, लेकिन हीट की भी बात नहीं कर रहे थे। तो यहाँ हीट की भी एनर्जी की बात हो रही होगी, तो गैस में हीट की एनर्जी की बात करेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लगाएंगे दोबारा से। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो होगी, वर्क डन बाय जितना भी उसके प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम से वर्क हुआ होगा, तो वो वर्क प्रेशर P चेंज इन वॉल्यूम P चेंज इन वॉल्यूम से जो वर्क हुआ वो वर्क कहाँ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में, और ये इंटरनल एनर्जी जो कि किसके कारण आई, टेम्परेचर के कारण आई गैस में। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने लिख दी, जैसे हम लिखते हैं NFRDT/2। तो NFRDT की जगह लिख दिया हमने P2 डेल्टा V2 माइनस P1 डेल्टा V1। बाकी हमारा सेम है, mgh mv1 स्क्वायर हाफ mv2 स्क्वायर, ये सब हमने सेम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई इसको सोल्व कैसे करें। ध्यान से देखो, ये क्या है, ये तो वॉल्यूम हो गया डेल्टा V1, उधर से सब में से डेल्टा m से डिवाइड कर दिया, ये क्या बन गई, डेंसिटी बन गई। ये क्या बन गई, दूसरी डेंसिटी बन गई। तो ये उल्टा कर देना, 1 अपॉन डेंसिटी P1 P2, ये 2 कैसे हो गए भाई, ये 2 ऐसे हो गए कि यहाँ f की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, हम जानते हैं गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/f। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू 2 दे रखी, तो 2 - 1 f की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये इधर आकर के 2 हो जाएगा, ये भी इधर आकर के 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से 2 आ गया। तो हमने भी इसमें सारी डाटा रख लेने के बाद इस h की वैल्यू कैलकुलेट की, 360 मीटर आ गई, लेकिन ऑप्शन में दे रखा 590, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से हमारा केवल बी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिक्स का अच्छा सवाल दिया, प्लेन मिरर पर बेस्ड है और लॉजिकल बेस्ड है, इसको अपने लॉजिकली सोचना है। तो क्या दिया हुआ है इसमें भाई, देखो इसमें 3 प्लेन मिरर दिए हुए हैं जो कि 60 डिग्री पर एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल पर है, और इसमें टोटल लेंथ L दी हुई है, और यहाँ पे एक होल है, इस होल की लेंथ कहीं पर भी हो सकती है, ये L लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो इसने कुछ ऑप्शन दिए, ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर देने हैं। क्या आंसर देने हैं कि भाई रे ऑफ लाइट विल कम आउट ऑफ फॉर 30 डिग्री फॉर L 0 to L, अगर 0 से L में कहीं पर भी रे डालें तो कह रही रे विल कम आउट फॉर 30 डिग्री, 30 डिग्री पर लाइट डाली, 30 डिग्री पर लाइट डाल दी, ये लो भाई 30 डिग्री पर लाइट डाल ली हमने। अगर 30 डिग्री ले लिया तो लाइट ऐसे चली गई, ये लो। अगर ये 30 होगा, एंटर करेगा तो ये भी 30 होगा, ये 60 हो गया, तो भाई ये तो 90 हो गया। हाँ, ये तो 90 आ गया। अगर ये 90 आ गया है, ये तो 90 आ गया, अगर ये 90 आ गया तो इसका मतलब ये वाली वापस बैक हो जाएगी, तो उसी होल से वापस आ जाएगी, और यही चाहिए कि वो वापस उस होल से जा सके। तो अगर 30 डिग्री पर जाएंगे तो 0 से L के बीच में इसकी वैल्यू कुछ भी ले लो, किसी भी पॉइंट पर ले लेंगे, तो हर जगह पर ये 90 आएगा, तो इसका मतलब इसके पाथ को रिट्रेस करेगी, और इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो जी, अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अगर L की वैल्यू L/2 हो जाए, अगर L की वैल्यू L/2 हो जाए तो क्या कह रहा है, एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। भाई अगर L/2 ले लेंगे तो किस एंगल पर ऐसा हो सकता है कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद आ जाए,
तो बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। तो सिमेट्री से हमने सोच लिया कि भाई सिमेट्री से अगर सोचा जाए कि अगर 60 डिग्री पर डालेंगे तो 60 डिग्री पर बिल्कुल 60 डिग्री पर एक ट्रायंगल बनेगा जो एज इट इज बिल्कुल 2 रिफ्लेक्शन के बाद इसको बाहर निकाल देगा। यानी कि आप ये ट्रायंगल देख सकते हो, ये ट्रायंगल हमने पहले वाला देख लिया, 60 पर एंटर की तो बिल्कुल सिमेट्री से जैसे एंटर की थी वैसे ही वो बाहर आ जाएगी, एक रिफ्लेक्शन 2 रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आ गई। फिर वो कह रहा है, फिर वो ध्यान से देखा हमने कि यानी कि बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एल इक्वल टू, अगर l/3 है, अगर 60 डिग्री पर तो बाहर आ रही है, 60 डिग्री पर तो बाहर आ जाएगी, और 60 डिग्री पर अगर बाहर आ जाएगी तो उसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो नेवर कभी बाहर नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें जो है अगर ये अपना 60 डिग्री वाला जो l/3 पर चेक करें, l/3 पर चेक कर भी लेंगे अगर हम, तो देख रहे हैं कि 5 रिफ्लेक्शन से 1 2 3 4 5 रिफ्लेक्शन से वो बाहर आ रही। अगर 60 डिग्री की जगह अगर वो l/3 की जगह l/4 दे दे तो 60 डिग्री पर तब भी 5 रिफ्लेक्शन से तो बाहर आ ही रही, यानी कि 6 रिफ्लेक्शन के अलावा भी 5 वाला ऑप्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोल रहा है ना कि 60 डिग्री पर अगर 0 से l/2 के बीच में, और मैंने l की वैल्यू यहाँ पर अगर l की वैल्यू l/4 भी ले ली तो l/4 पर भी 5 रिफ्लेक्शन हो पा रहे हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं कि 6 ही होंगे उसके बाद, तो 6 से कम भी पॉसिबल है। तो ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन ए और बी सही होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस बार ये बड़ा आसान सा सवाल है। इसमें क्या दिया हुआ है, अपने पास कुछ चार्जेस दे रखे हैं 6 1 2 3 4 5 6 और ये x एक और चार्ज दिया हुआ है और कुछ ऑप्शंस पूछे हुए हैं। ऑप्शंस के हिसाब से अगर x की वैल्यू q के इक्वल आ जाए तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस, ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी सेम है, ये वाली भी डिस्टेंस परपेंडिकुलरली सेम आ रही है। तो सोचो ये प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल, चार्ज इक्वल, डिस्टेंस इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऑरली बोल सकते हो कि यस 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। फिर कह रहा है कि अगर x की वैल्यू -q हो जाए, अगर -q हो जाएगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ -q कर देंगे इसको, अगर ये -q कर दिया तो ये 2 का तो कैंसिल हो जाएगा, केवल इसका होगा तो इसका इस पर भी नीचे बचेगा और इस वाले का भी नीचे बच जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस यहाँ पर ये जरूरत है कि ये कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि भाई ये कितनी है, ये साइड है a, तो ये a/2 और ये भी a होगी, ये भी a होगी, तो ये अपना 30 डिग्री आ जाएगा, तो a cos 30 और ये अपना आ जाएगा cos 30 से a√3/2, तो ये भी a√3/2, तो टोटल डिस्टेंस ये वाली आ जाएगी a√3, और इस डिस्टेंस का यूज करके इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण से निकालेंगे, दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ होने के कारण ऐड कर देंगे। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये अपने पास a गिवन है और ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ओके, अब पहले वाले पार्ट में हमने चेक कर लिया कि 0 है, दूसरे वाले में हमने जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला दोनों का ऐड कर दिया, डिस्टेंस हमने a√3 ले ली, तो हमारा आंसर ये बिल्कुल मैच कर गया। सी पार्ट में कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 2q ले ली जाए, अगर x की वैल्यू 2q ले ली जाए, अगर 2q ले लेंगे तो 2q लेने पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछ लिया, तो भाई बाकी 5 का पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, पांचों का पोटेंशियल निकाल कर 5 से मल्टीप्लाई कर दी है ना, 5kq अपॉन a√3, लेकिन 2q के कारण k2q अपॉन a√3, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7q, और ये आंसर बिल्कुल सी वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, सी वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा सी भी सही होगा। फिर इसने बोला कि भाई अगर x की वैल्यू -3q ले लो, -3q लेकर के फिर पोटेंशियल निकालो, तो बाकी 5 का तो 5q हुआ, लेकिन 3 के कारण -3q आ जाएगा, और 5q -3q करेंगे तो 2kq बच जाएगा, और हमारे पास इसका आंसर देखा तो ये आ गया, जो कि हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है इसकी वैल्यू दे रखी -3q, जो कि इससे मैच नहीं करता, मतलब इसका आंसर क्या हुआ, A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, और इसमें आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है। इसने बोला बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस कैन बी अफेक्टेड बाय पेयर वाइज कूलम्ब रिपल्जन।
हाँ भाई, इसमें कूलम रिपल्सन का भी इस्तेमाल करना है ना। और ये बोल रहा है कि ऑल न्यूक्लियॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन बी EBP एंड न्यूट्रॉन की EBN। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वो इसके प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखो कि प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो तो न्यूक्लियर फोर्स के कारण सेम होती है, लेकिन अगर डिफरेंस आएगा तो वो किसके कारण आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कारण आ जाएगा, उनका डिफरेंस आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोलेंगे, एक प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप लिखोगे, एक प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी Z, एक प्रोटॉन ले लिया और बाकी बचे Z-1, तो Z इंटू Z-1 और चार्ज होता है E, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी Z इंटू Z-1 स्क्वायर अपॉन उनकी बीच की एवरेज डिस्टेंस मान लीजिएगा वो R है, तो वो R रेडियस जो उसकी न्यूक्लियस के अंदर की रेडियस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो R की फॉर्म में ले लिया है ना। अब हमारा Z और Z के -1 के प्रोपोर्शनल आ सकता है उससे, तो वही चीज हमने यहाँ पे करनी है कि हमने बोल दिया कि इनका जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो Z इंटू प्रोटॉन, एक प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी, कितने प्रोटॉन है, बहुत सारे, तो एक प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी अपने लिख देंगे Z-1 स्क्वायर इंटू Z इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन प्रोटॉन इंटू Z। अब ध्यान दो ये R की वैल्यू कहां से लाएंगे भाई, R की वैल्यू के लिए हमें पता होता है कि R इक्वल टू ये होता है R0 a की पावर 1/3, R0 अपना कांस्टेंट है, और यहां से हमारे पास ये तो पता लगे कि Z इंटू Z-1 के प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ ये भी पता लग रहा है कि a की पावर अगर ऊपर जाएगी तो -1 की a की पावर -1/3 के भी प्रोपोर्शनल आ जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो एक और चीज कि जब इसने एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें लास्ट में एक ऑप्शन और दिया हुआ है, लास्ट में एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि इंक्रीजेस इफ द न्यूक्लियस अंडरगोज बीटा डीके। बीटा डीके में भी दो एक होता है, एक पॉजिट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो जो पॉजिट्रॉन निकलेगा इसमें से, जो पॉजिट्रॉन निकलता है तो उसमें से न्यूट्रॉन बढ़ने लगता है, न्यूट्रॉन बढ़ने लगता है तो उसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी या उसका बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी यहाँ पर, है ना भाई, इसकी यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने लगेगी, तो उसका मतलब अपने पास इसका आंसर ABD आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अगर ट्रिक से करें, क्योंकि कॉलम मैथ सवाल है, अगर थोड़ा सा ट्रिक से करेंगे तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, अदरवाइज तो इसमें पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ही फाइनल आंसर को मैच किया जा सकता है। बट पहली चीज है कि सोचना क्या है, सोचना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, ये लूप इस सोलेनोइड के एक्सिस पर है, और सोलेनोइड की एक्सिस में, इसमें सोलेनोइड में करंट जा रही है I, जो करंट I जा रही है, इस करंट I के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, μ0 NI होता है, N की वैल्यू की जगह यहाँ पर दे रखा मास की M टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो हो जाएगा M μ0 I और डायरेक्शन n कैप में आ गई, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। एरिया वेक्टर हम ये वाला ले सकते हैं, ये एरिया वेक्टर आ गया A K कैप, तो हमें ये बोला गया है कि इसमें इस पे टॉर्क लगेगा। ध्यान से देखो टॉर्क क्या लगता है, टॉर्क लगता है M क्रॉस B, ये तो लगता है। इस टॉर्क की वैल्यू पूछी हुई है इस टाइम पर, लेकिन कब, ये जो N है ये अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग यूनिट वेक्टर जो है अलग अलग डायरेक्शन में होगा, अलग अलग टाइम पर, तो वो चीज हमें देखनी है। अभी टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, किस पे निकालना टॉर्क निकालना इस पे, तो इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगी, उस करंट इंड्यूस को मैंने मान लिया I', वो I' करंट की कैलकुलेशन मुझे किससे करनी, EMI के फंडे से। उसके लिए क्या करूंगा, मैं फ्लक्स निकालूंगा भाई, फ्लक्स निकालूंगा, फ्लक्स हो जाएगा B.A, फ्लक्स इससे निकालूंगा, और इंड्यूस EMF निकालना है तो d∅dt करके, और मैं E निकाल चुका हूँ, और I इंड्यूस निकालना होगा तो E बाई इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, इससे डिवाइड करके I', तो मैं इसको यहाँ पर I' इंटू A K कैप और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B, ये इंटू है सिंपल, और ये अपना क्रॉस प्रोडक्ट करके अपने पास टॉर्क आ जाएगा। इस टॉर्क में N टाइम का फंक्शन होगा, उसमें टाइम के फंक्शन में आएगा, और भी चीजें टाइम के फंक्शन में आ जाएंगी, तो उसको फिर मेरे को इस टाइम पे टॉर्क की वैल्यू बतानी है। वो टॉर्क की वैल्यू अलग अलग केस में पूछी हुई है, मेन जो लॉजिक है वो समझे। पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाला, हाँ भाई ठीक है, फिर इसमें इंड्यूस करंट निकाली, वो हमने निकाल ली, उससे हमने इस पर टॉर्क निकालना है, वो टॉर्क इस टाइम पे निकालना है, जबकि ये N गिवन है अलग अलग। N क्या गिवन है भाई, ये समझो।
ये एन कैप की वैल्यू गिवन है और यहां पर ये टॉर्क की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अल्फा एक कांस्टेंट है जो कि उसने बोला है कि जो अल्फा है वो ये अल्फा इसको मान लेगा, ये अल्फा है इसको मान लेंगे अल्फा, तो इसको बाद में अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन हमें अगर ये एन है तो हमें टॉर्क की वैल्यू वहां से वो मैच करनी किस एन पर किस टॉर्क के बराबर होगी। तो पहली कैलकुलेशन क्या करेंगे, फ्लक्स की निकालेंगे। तो देखो ध्यान से इसमें काम की चीज सोचने वाली ये है कि भाई फर्स्ट का Q, सेकंड का P, थर्ड का S, फोर्थ का T, फर्स्ट का Q, सेकंड का P, थर्ड का S, फोर्थ का R। अगर हमारा इनमें से कोई भी दो मैच कर जाए, कोई एक तो है तो इसमें से बन जाएगा या इसमें से, हाँ अगर इनमें से बन रहा होगा तो फिर हमें ज्यादा सोल्व करनी पड़ेंगी चीजें, बट इसमें भी थोड़ा सा सिमेट्री से आप सोच सकते हो, तो थोड़ा सा समय बचाना पड़ेगा। ऑप्शन निकालते समय पहले दूसरे ही तभी चेक कर लेना चाहिए कि क्या पता आगे सोल्व करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी पूरा सोल्व करने का स्टेप मैंने आपको समझा दिया है। क्या करना है, पहले फ्लक्स निकालेंगे भाई। देखो भाई पहले फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है, लेकिन जब पहला वेक्टर ले लिया n, इस n के साथ इसका अपने को डॉट प्रोडक्ट भी आ गया पूरा, तो ये b और ये a कैप से हमने पूरा का पूरा फ्लक्स निकाल लिया। ये टाइम का फंक्शन आ गया फ्लक्स, e ऑफ माइनस d∅dt से हमने E निकाल लिया। अब इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, करंट आ गई। इस लूप में जिसमें ये करंट इंड्यूस हुई है उसके लिए उस पे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया, m क्रॉस b से m निकाल लिया, तो m निकाल लिया i डैश a और i डैश एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा a कैप। तो इसको पूरे को अब हम सोल्व कर लेंगे। तो क्या कैसे सोल्व करेंगे भाई, हमने एरिया वेक्टर की वैल्यू रख दी और क्रॉस प्रोडक्ट में a कैप, k कैप और जो अपने पास, ध्यान से देखें इसमें क्या आता है, इसमें k कैप आएगा, k कैप और वेक्टर b में अपने पास ये वाली वैल्यू रहेगी। इसके साथ पूरा सोल्व करेंगे, तो सोल्व कर लेने के पास k और j का क्रॉस करेंगे तब हमारे पास बन जाएगा k और j का क्रॉस कर लेने के बाद माइनस i, k और k का क्रॉस j हो जाएगा जब यहाँ पे करेंगे। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, मैंने इसमें क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आया वो लिख दिया। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आया माइनस आई कैप वाला फंक्शन साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस पूरे को मान लिया गया है तो इसको अल्फा लिख दिया। अब मुझे इसमें जो टॉर्क निकालना है t इक्वल टू पाई बाई 6 ओमेगा पे निकालना है और बस वैल्यू रखी और सोल्व करके माइनस अल्फा बाई 4 आई कैप, यानी कि q के बराबर ये हमारा पहला वाला मैच कर जाएगा। सेम यही कैलकुलेशन हमने फिर दोबारा से की, दोबारा करने पर पहले फाई निकाल लिया, k के साथ जब इसका डॉट करा तो जीरो, तो फ्लक्स जीरो, e भी जीरो, i भी जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जीरो वाला ऑप्शन दे रखा वो मैच कर जाएगा। तो मेरे को Q और P मैच कर गए, तो Q और P मैच कर गए, उसमें नीचे वाले अपन ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ठीक यही सारी कैलकुलेशन वापस रिपीट करनी है तीसरे ऑप्शन में भी, उसमें n बदलते चले जाएंगे तो हमारे पास ये फ्लक्स निकलता चला जाएगा और फ्लक्स की वैल्यू जो भी आती चली जाएगी, उस फ्लक्स की वैल्यू जो भी आती चली जाएगी उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ईएमएफ आ जाएगा, और जो ईएमएफ आ जाएगा उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, करंट आ जाएगी, उस करंट को यूज करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में, उसको एम क्रॉस बी करके टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क निकालना है t इक्वल टू पाई बाई 6 ओमेगा पर, और मैच करेंगे किसके इक्वल है। 4 बार ये कैलकुलेशन रिपीट करनी है भाई, 4 बार अलग अलग n दिए हुए हैं, चारों बार ये रिपीट करनी है। तो ये सोल्व करने पर हमारे पास इसका जो आंसर आया हमारे पास वो आ जाता है, ये r के बराबर आया फोर्थ वाला। तो हमने सारे मैच कर लिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो r तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं, शुरू के 3 मैच कर लिए, चौथा अपना मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। चलो इस क्वेश्चन में अपने को ये भी कॉलम मैच है, 4 सवाल एक तरह से छोटे छोटे से आप देखोगे तो इन 4 सवालों में रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। इस टाइम पर क्या पूछा हुआ है कि 2 पार्टिकल चल रहे हैं, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस टाइम पर कितना होगा। कभी वो सर्किल पर दौड़ रहे हैं, कभी प्रोजेक्टाइल में हैं, कभी वो एसएचएम की तरह काम कर रहे हैं, कभी वो एक सर्किल में घूम रहे हैं। तो पहले ये दिया कि t इक्वल टू 0 पर ये यहाँ है, ये यहाँ है, t इक्वल टू 0 पर ये यहाँ, ये यहाँ। तो इसमें बोला है कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी कब बतानी है, t इक्वल टू पाई बाई 3 पर। रेट और ओमेगा सेम दिया हुआ है, तो जो उनकी स्पीड जो आएगी वो r ओमेगा से, वो तो बड़ी अच्छी बात है कि ये भी 1 ये भी 1, यानी कि स्पीड तो आ गई 1, तो ओमेगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी तो हर पॉइंट बदलती रहेगी। तो जब ये पाई बाई 3 से कितना एंगल घूम चुकी होगी, थीटा बराबर ओमेगा टी होता है ये अपना, और ये पाई बाई 3, इसका मतलब भाई पाई बाई 3 एंगल ये घूम चुकी है, पाई बाई 3 एंगल घूम चुका होगा। तो ये तो कहीं 60 डिग्री इसका यहाँ चुका होगा और ये कहीं यहाँ चुका होगा, ये ऐसे
और ये ऐसे आ चुका। ठीक है भाई, तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि ये VB और VA लिखना है वेक्टर फॉर्म में। ध्यान से रखो, इसमें माइनस आई आएगा, इसमें माइनस जे, इसमें माइनस जे आएगा, इसमें प्लस जे आएगा, इसमें माइनस जे और इसमें माइनस आई। दोनों को माइनस करके जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो कुछ भी नहीं है, बस रेडियस बंदी रखी, लो भाई, बड़ा आसान सी चीज है। तो यही सारी कैलकुलेशन इस वाले केस में भी करनी है और इसमें भी करनी है और इसमें भी करनी है। वेलोसिटी की बात करनी है, तो इतना बड़ा सवाल था। तो पहले वेलोसिटी का वैल्यू निकाल ली, उसका स्पीड निकाल ली, थीटा की वैल्यू आ गई भाई π/3 आ गई, थीटा की वैल्यू π/3 आ गई। तो VA आ गया 1 cos 630। ध्यान से देखो, ये 1 cos 30, 1 sin 30, माइनस आई की तरफ, ऐसे साइन वाला आ गया, ये भी आ गया। VB की बात करेंगे ऐसे ही, इसका इस तरफ आएगा माइनस जे, इस तरफ आएगा माइनस आई, VB VJ आ गया। VB और VJ का रिलेटिव का मतलब माइनस कर दो, माइनस करके उनका मैग्नीट्यूड निकाल लो। माइनस करके मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो माइनस करके मैग्नीट्यूड आया √2, भाई √2 आ गया भाई। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन चेक कर लो किससे मैच कर रहा है, जिससे मैच कर रहा है अपन उसे टिक कर लेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे हमें 4 सवाल है भाई, ये तो अपना एक सवाल था। फिर हमने क्या देखा, प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, एक इस तरफ दिया हुआ है, एक इस तरफ दिया हुआ है, ये 45 डिग्री पर, ये भी 45 डिग्री पर, ये t = 0 से स्टार्ट हुआ, ये t = 0.1 सेकेंड से स्टार्ट हुआ है। ये सवाल में दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये देखो भाई, इसमें ये 0.1 सेकेंड पर है ये। तो हमें आंसर निकालना है कितने पर, हमें आंसर निकालना π/3 पर। तो ये π/3 पर इसकी वेलोसिटी लिख लेंगे, एक uy या एक ux आएगा, एक uy आएगा और एक vy आएगा, और जो ux है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ux की दोनों की। इसका vy लिख लेंगे uy - gt, इसका uy लिख लेंगे uy - g, लेकिन इसका t कितना लिखेंगे, π/3 माइनस 0.1 सेकेंड, इसका टाइम ये लेंगे और दोनों की वेलोसिटी निकाल करके रिलेटिव निकाल लेंगे। चलो भाई, इसकी कैलकुलेशन करके देख लो क्या क्या आती है। कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन में हमने सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो v/√2 i कैप और ये v/√2 माइनस 10 π/3, ये क्या है, एक तरह से ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये वर्टिकल वेलोसिटी है vy। तो ये vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, uy - gt, इस टाइम पर निकाला π/3 के टाइम पर। तो अपने पास ये va आ गया। ठीक है, और v की वैल्यू दे रखी है भाई 5π/√2, 5π/√2। तो सोल्व कर लेने पर va तो ही आया। ऐसे ही vb निकाल लेंगे, लेकिन vb में v वाला माइनस की तरफ है, i माइनस का हो गया, और ये किस टाइम पे 0.1 सेकंड पे तो चला है, इसका मतलब इतना टाइम लगा होगा π/3 माइनस 0.1। हाँ भाई, इसमें दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेने के बाद ये वाली जो वेलोसिटी आई vb, va माइनस vb करके उसका फिर मैग्नीट्यूड निकालना है। एक ही काम करना है, बार बार 4 बार करना है ये। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई ये वाली, फाइनली ये वेलोसिटी आ गई, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब मुझे दिए हुए हैं क्या, मुझे दिए हुए हैं कि x = cos, ये दिया हुआ, देखो ध्यान से मैं आपको दिखाता हूं। तो x = x0 sin t0/this। अब देखो t की वैल्यू यहां पर अगर हम रख लेंगे, t की वैल्यू 1 सेकंड दे रखी है, इसकी वैल्यू भी अपने को दे रखी है, और यहां पर ये 1, ये π/2 है ना, इसकी वैल्यू भी दे रखी है 1। तो 1 रख लेंगे यहाँ पे भी, और ये बन जाएगा sin t + π/2 cos t, और ये x0 की वैल्यू भी 1 दे रखी है। तो यानी कि xb आ जाएगा cos t, और ये 1 रख लेंगे तो xa आ जाएगा sin t, इनकी वैल्यू रख दी, ये भी 1 दिया हुआ है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो x = sin t, xb = cos t। अब इसको डिफरेंशिएट करके पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव i की तरफ है, दोनों के दोनों पॉजिटिव i की तरफ है। जब हम इनकी डिफरेंशिएशन करने के बाद देखो xa sin t, हाँ जी, xa sin t va डिफरेंशिएशन करने के बाद आ गया cos t i कैप। t की वैल्यू जो उसने दे रखी है उस टाइम पे निकाल लेंगे। फिर ऐसे ही x भी cos t है, तो vb इसको डिफरेंशिएट किया माइनस sin t, और va की वैल्यू t = π/3 पर i आ गया, और ये आ गया i/2। vb की वैल्यू माइनस sin π/3 आई, तो ये आ गया माइनस के रूप। इन दोनों का डिफरेंस करना है भाई, डिफरेंस करना है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, उनका मैग्नीट्यूड निकाल दो, उसमें क्या खास बात हुई। दोनों का डिफरेंस करा, रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, √3 + 1/2 आ गया, जो कि हमारा पी वाले ऑप्शन से मैच कर रहा होगा। अब लास्ट में जो कह रहा है कि वो ये बोल रहा है कि लास्ट में ऐसे सर्किल पे चल रहा है, वो एक वर्टिकल ऊपर चल रहा है जिसकी वेलोसिटी 3k है।
तो एक जो 3K वाला वो तो ऊपर चल ही रहा, बहुत बढ़िया। स्पीड तो उसकी भी यहाँ पर दे रखी है 1, लेकिन इस बार जो पार्टिकल चल रहा है उसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ है ये नहीं दे रखी, हमने कहीं पर भी मान ली, क्योंकि एक वर्टिकल में है और एक प्लेन में है, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो उनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। तो मान लीजिएगा कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर होगा, वो किसी भी पोजीशन पर होगा, तो ये 1 cos थीटा 1 sin थीटा, एक माइनस आई की तरफ एक जे की तरफ, माइनस साइन थीटा आई और प्लस cos थीटा जे कैप, ये मैंने किसी भी एंगल पर होगा किसी भी टाइम पर वो। तो मेरे को जो है ये इसकी जो वेलोसिटी तो ये आ गई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही आ गया। अब इनका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा तो हमेशा 1 ही आना है, तो उसका मतलब ये होगा इसका मैग्नीट्यूड तो √10 ही आएगा, किसी भी पोजीशन पर होगा ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में, कहीं पर भी हो सकता है, इसमें इनिशियल पोजीशन देने की भी जरूरत नहीं है। जैसे पहले वाले केस में उसको बता रखा था कि इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है वो, है ना, लेकिन इसमें जरूरत ही नहीं है, मैंने किसी भी पोजीशन पर लिख लिया, किसी भी जगह पर होगा हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि वर्टिकल है दूसरे वाला, तो उसका मैग्नीट्यूड अपना √10 आ रहा है, √10 से मैच कराया, और जिस जो भी हमारा इसके अकॉर्डिंगली मैच होकर के आंसर आता है वो बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलो ये हीट का सवाल दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि भाई इतने किलोग्राम मास का वाटर है इतने डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्टेड इनटू स्टीम सेम टेम्परेचर पर, यानी कि Q बराबर ml से इसने हीट ली, Q बराबर ml से उसने हीट ली, और जो वर्क हुआ वो लिख लेंगे PdV प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम 10 की पावर -3 से 10 की पावर -6 से -3 हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम से वर्क निकल जाएगा, और थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ से लिख लेंगे dQ बराबर dW प्लस du, उससे du निकल जाएगा। चलो सिंपल सी कैलकुलेशन है, यही रूल लगाना अब सब जगह पर। पहले पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में Q बराबर ml से हमने ये हीट निकाल ली, वर्क निकाल लिया PdV से, ये जो डिफरेंस आएगा ये इतना, ये 10 की पावर -3 है, इसके कंपेयर में बहुत छोटा है, तो लगभग मैंने इसको नेगलेक्ट कर दूं अगर, तो इनको ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया लगभग, तो लगभग 0.1 किलो जूल आ गया, लगभग 0.1, इससे भी कम आएगा क्योंकि थोड़ा सा ये भी माइनस हो रहा होगा, है ना, लेकिन मैंने इसको अप्रोक्स कर लिया। तो मेरे पास ये dQ की वैल्यू है ये 0.1 की, तो du की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 kg किलो जूल, 2 किलो जूल इसकी वैल्यू आ गई। तो 2 किलो जूल जो भी ऑप्शन में होगा लगभग वो हम टिक कर सकते हैं। दूसरे में उसने दिया हुआ है, ध्यान से देखो, दूसरे में दिया हुआ है कि 0.2 मोल ऑफ रिजिड डायटोमिक दे दिया, उसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम या गामा की वैल्यू पता लग गई। वॉल्यूम V जो है टेम्परेचर 500 पर था, और आइसोबारिक प्रोसेस है, 3V हो गया, आइसोबारिक प्रोसेसर है, वॉल्यूम V से 3V हुआ, तो टेम्परेचर भी कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 500 से 1500 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो वॉल्यूम भी पता है, प्रेशर भी पता है अपने को, जो है आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस में हम हीट भी निकाल सकते हैं और इंटरनल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अब देखो इसकी कैलकुलेशन को कैसे किया गया, हमने क्या करा, पहले तो अपना वही V से 3V हो, तो वो टेम्परेचर 1500 तक हो चुका है, CV CP की वैल्यू पता है, Q बराबर क्या होगा NCP dt, NCP ये CP और dt कितना 1500 माइनस 500 1000, तो हमारे पास 5.6 किलो जूल तो आ गया। और वर्क क्या होगा, वर्क हो जाएगा PdV या फिर nRdt, nR की वैल्यू दे रखी 8, dt हो गया चेंज इन टेम्परेचर 1000। हाँ भाई, इसका मतलब ये आ गया 1.6 जूल। फिर अगेन क्या करा अपने को, फिर से अपना जो है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाया, तो फिर से हमारे पास इसकी वैल्यू निकाली, तो 4 किलो जूल, तो 4 किलो जूल हमारा R वाले से मैच कर रहा। ऐसे ही अगले वाले केस में भी हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस दे रखा है, एडियाबैटिक प्रोसेस दिया हुआ है, तो उस एडियाबैटिक प्रोसेस के बेस पर हमने पहले प्रेशर निकाल लिया कि भाई जब उसका वॉल्यूम 1/3 से 1/24 या 1/8 रह गया, है ना, शुरू का 1/8 रह गया, उस समय प्रेशर इतना आ चुका होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लिखते हैं NFR dt/2 या फिर 3/2 P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। तो हमारे पास P फाइनल V फाइनल पता है, P इनिशियल V इनिशियल पता है, सोल्व करने पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 3 k जूल आ गई, जो कि T से मैच कर रही। फिर हमें दूसरे वाले केस में भी इसी तरीके से टोटल ये हीट दी हुई है 9 किलो जूल, इतनी हीट दी, वाह भाई। तो उसका मतलब वर्क की बात करेंगे। अब वर्क क्या होता है अगर हमारे पास प्रोसेस आइसोबारिक हो, तो NRDT होता है, और ये NFR dt/2। F की वैल्यू उस बार ध्यान देना, वाइब्रेशन की भी उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर दी, 2 रोटेशन की और नॉर्मल तो है ही हमारे पास, तो टोटल कितनी आ गई 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने F की वैल्यू रख दी, हमारे पास NRDT की वैल्यू आई 2, लेकिन हमें
चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो NF/RDT/2 में NRDT की वैल्यू 2 रख दी और ये आ गई 7 किलो जूल। तो सारे ऑप्शन मैच कराए तो इसका आंसर बैठ जाएगा बेटा सी ऑप्शन। ओके, ऑप्टिक्स का एक बहुत आसान सा सवाल इस बार दिया हुआ है, कॉलम मैच सवाल है, अच्छा सवाल है। अपने से ये दिया हुआ है कि भाई एक लेंस ये दिया हुआ है कि ये, तो इसके लिए U दे दिया, फोकल लेंथ दे दी, V निकाल लेंगे, U दे करके फोकल लेंथ दे करके V निकाल लेंगे तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी ये माइनस का 20 और ये 10 अपॉन माइनस 20 और ये प्लस का 10। तो V1 की वैल्यू सोल्व करी तो कितने आ गए भाई माइनस के 200 अपॉन माइनस के 10 और ये कट जाएगा, ये आ गया प्लस 20। तो ये प्लस 20 यहाँ से प्लस 20 की दूरी ये होगी, प्लस 20 की दूरी ये आ जाएगी। हाँ भाई प्लस 20 की दूरी तो ये आ गई, लेकिन ये क्या ये इसको यहाँ इमेज बनने देगा नहीं, क्या किसके लिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी तो ये 15 हो जाएगी। तो अगेन अब इसकी इमेज ये कहाँ बनाएगा, V2 ये प्लस के 15 आ गया है, फिर प्लस के 15 आ गया है, फिर 15 फिर 15 तो ये आ जाएगा 7.5। इसका मतलब फाइनल इमेज दूसरे लेंस के इस तरफ, क्योंकि प्लस की है 7.5 सेंटीमीटर पर लेंस के राइट साइड में, लेंस 2 के राइट साइड में बन जाएगी। इस तरीके से हम सबका V1 V2 निकाल लेंगे और ये डिसाइड कर लेंगे किसकी इमेज कहाँ बन रही है। तो हर एक में हमें फोकल लेंथ ये सब डिस्टेंस ये तो फिक्स दे रखी, फोकल लेंथ सबकी दे रखी, लेंस कौन सा है क्या है सब कुछ दिया हुआ है। हर बार यही स्टेप अप्लाई करना है, 4 बार ये स्टेप अप्लाई करने हैं। तो चारों केस में पहले अपने को क्या करना है, पहले अपने V1 की वैल्यू निकाली थी 20, 7.5 आ गया। सेकंड केस में 20 आया -30, -30 का मतलब क्या हुआ, इसकी इमेज दूसरे लेंस के लेफ्ट साइड में बनेगी 30 सेंटीमीटर पर। ऐसे ही ये V1 हमारा 20 आ जाएगा, V2 की वैल्यू +16 दूसरे लेंस के राइट साइड में बन रही होगी। तो ये V1 की वैल्यू -10 आ गई इस बार, V2 की वैल्यू +30 आ गई, यानी कि दूसरे लेंस के राइट साइड में 30 पर बन रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बन जाएगा A।